अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 15 ही की कंटिन्यूएशन है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। थोड़ा सा नीचे करके मैं लिख देता हूं ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है, और ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स the maintenance of water and salts in the body. Maintenance of water and salts in the body. Maintenance of water and salts in the body. In the body of living organism, यानी living organism की body के अंदर जो salts और water की concentration को maintain रखना होता है, इसको हम osmoregulation कहते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन के हिसाब से जो एनिमल्स हैं ये दो तरह के होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो ऑस्मोरेगुलेशन के एतबार से जो एनिमल्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की बात करेंगे। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का एनवायरनमेंट आइसोटोनिक टू ईच अदर। यानी जैसे मिसाल के तौर पर, यानी हमारे पास एक एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल ये समुंदर है, समुंदर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है और ये है फर्ज करें शार्क, यानी शार्क कह लें या कोई और, यानी एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, यानी इसके अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल वही है जो इसके बाहर, यानी पानी के अंदर साल्ट उतने ही है जितने के उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है। तो अब इस ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल के हिसाब से आइसोटोनिक है, यानी इस ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, वाटर और साल्ट को मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दे डू नॉट नीड, दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी कंडीशन या वाटर एंड सॉल्ट। यानी इनकी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करने के लिए इन ऑर्गेनिज्म को कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनके इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेम है, और इनको ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहा जाता है। और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल वो है हैगफिश। हैगफिश जो है ये एक यानी मैरीन समुद्र की मछली है जिसका इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बराबर होता है, और इस तरह से दे डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट। अब आ जाए ऑस्मो रेगुलेटर्स। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव डिफरेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी ये फर्क करें, हमारे पास दो एनवायरनमेंट हैं और इन दो एनवायरनमेंट में, इसको मैं यहां बना देता हूं कि ये एक एनवायरनमेंट है और एक ये एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर है, यानी ये, इसके बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक, और इसके बॉडी का जो एनवायरनमेंट है ये हाइपोटोनिक है, यानी कि
इसकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट की मिकदार है वो काफ़ी कम है, जबकि बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो कंसनट्रेटेड है, यानी कि हाइपरटोनिक है। तो इस एनवायरनमेंट में इस ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए मुसलसल स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ताकि जो इसके बाहर सॉल्ट है वो मुसलसल इसकी बॉडी के अंदर एंटर होगा और ये इसको बाहर निकालता रहे। इसी तरह से यानी एक और एनवायरनमेंट है जिसमें सॉल्ट बहुत कम है और इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा है, यानी इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा है जबकि बाहर कम है। बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है और उसके अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है। तो अब इस ऑर्गेनिज्म को क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो पानी है इसकी बॉडी के अंदर मुसलसल एंटर होगा और उसको बाहर निकाल, यानी अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए इसको मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑस्मो रेगुलेटर, इसमें जैसे कि हमारे पास बोनीफिशेस हैं, बोनीफिशेस या बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद करते हैं। दे नीड टू एडजस्ट देयर एनवायरनमेंट, internal and body environment according to the external environment. These are the organisms which need to adjust their internal and body environment according to the external environment. तो ये तो हो गए दो किस्म के ऑर्गेनिज्म यानी ऑस्मो रेगुलेशन के एतबार से। अब हम बात करते हैं कि यानी जो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं उनमें ऑर्गेनिज्म कैसे अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, यानी ये जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं ये किस तरीके से मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स के अंदर अपनी बॉडी में वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करते हैं। तो पहला एनवायरनमेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है मैरीन एनवायरनमेंट। मैरीन एनवायरनमेंट पहला एनवायरनमेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है मैरीन एनवायरनमेंट। अब जो मैरीन एनवायरनमेंट है, मैरीन एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है पानी के अंदर, उसको मैरीन एनवायरनमेंट होते हैं, यानी कि समुद्र। यानी मैरीन का एनवायरनमेंट दरअसल किसको कहते हैं, द सीज प्लस ओशंस, सीज एंड ओशंस। यानी सीज कौन से होते हैं, छोटे समुद्र जिनको बहेरा कहते हैं, जैसे बहेरा अरब, इंडियन यानी अरेबिक ओशन, अरेबिक सी, और इसी तरह इंडियन सी यानी कि इंडियन बहेरा हिंद। इसी तरह से बाहर होते हैं बहुत बड़े बड़े समुद्र जैसे कि बहरुल काहल, बहरुल ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये बड़े समुद्र हैं। तो बड़े और छोटे समुद्रों के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इनको मैरीन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, मैरीन एनिमल्स कहते हैं। और मैरीन जो एनवायरनमेंट होता है इसकी खसूसियत ये होती है कि इसके अंदर सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी इसके अंदर ये कंसनट्रेटेड है, यानी ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है। तो मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से अपने आप को यानी मेंटेन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद जो कार्टिलेजिनस फिशेस। पहले हम बात करेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस की। कार्टिलेजिनस फिशेस वो होती हैं ऐसी मछलियां जिनकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट हड्डी से बना था। सॉफ्ट हड्डी से बना ये जो कार्टिलेज जिसको कहते हैं, जैसे हमारे कान के अंदर ये सॉफ्ट हड्डी है इसको कार्टिलेज कहते हैं, यानी इनकी हड्डियां बड़ी ही सॉफ्ट होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर शार्क है या डॉग फिश है, इस तरह की बहुत सारी मछलियां। इन मछलियों में जो स्ट्रेटजी होती है यानी ऑस्मो रेगुलेशन की वो दूसरों से थोड़ा डिफरेंट होती है। ये इस तरीके से अपने बॉडी का इंटरनल वाटर और सॉल्ट मेंटेन करते हैं। पहली बात तो ये है कि नंबर 1 थ्रू फीडिंग,
थ्रू किडनी, यानी इन मछलियों के अंदर जो किडनीज होती हैं, ये किडनीज जो हैं इनके जो है एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। दे एक्सक्रीट द सॉल्ट थ्रू द यूरिन बाय, यानी जो किडनीज हैं वो यूरिन मेकिंग का काम करती हैं और यूरिन के ज़रिए से बहुत सारे सॉल्ट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। अब दूसरी बात कि ये जो किडनीज के अलावा इनमें जो दूसरी स्ट्रेटजी होती है वो होती है रेक्टल ग्लैंड्स। रेक्टल ग्लैंड्स के जरिए से ये अपने जो सॉल्ट हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। रेक्टल ग्लैंड्स क्या होते हैं, देखें कि बहुत कुछ मछलियों के अंदर, कुछ फिश के अंदर, यानी ये जो फर्ज करें फिश है ये, तो इस फिश के अंदर ये इस फिश जो है, इस फिश की बात करें तो ये जो है इसका ये जो है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो इसका पिछला हिस्सा है जिसको रेक्टम कहते हैं, जो इसका पिछला हिस्सा जिसको रेक्टम कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट, इस रेक्टम के ऊपर देयर आर ग्लैंड्स विच आर कॉल्ड रेक्टल ग्लैंड्स, यानी रेक्टम के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं इस तरह से, दीज आर कॉल्ड रेक्टल ग्लैंड्स। और ये रेक्टल ग्लैंड्स जो हैं दे आर हेल्पफुल, यानी ये मछली के लिए जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को एक्सक्रीट आउट करते हैं, यानी इसकी बॉडी के अंदर से सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको मुसलसल रेक्टम के अंदर डालते हैं और उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। ये जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं दे एक्सक्रीट सोडियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से ये जितना भी सॉल्ट होता है अपने अंदर एब्जॉर्ब करके इसको रेक्टम में डालते हैं। तो ये होगी यानी अगली स्ट्रेटजी रेक्टल ग्लैंड्स के जरिए से। और उसके बाद ये जो कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं कि जो इतनी स्पीड से यानी अपनी बॉडी से सॉल्ट एक्सक्रीट करती हैं कि उनका बॉडी का एनवायरनमेंट जो होता है वो हाइपोटोनिक हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है, यानी कि सॉल्ट की कमी हो जाती है। तो वो फिर अपनी सॉल्ट की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, देखें इन मछलियों में जैसे मैंने कहा कि ये इनकी किडनीज होती है और किडनीज के जरिए से ये ना सिर्फ यूरिया या खारिज करते हैं, बल्कि ना सिर्फ यूरिया बल्कि नाइट्रोजनस वेस्ट बल्कि सॉल्ट भी किडनी के जरिए से एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब ये जो इनकी जो किडनी है वो ना सिर्फ यानी सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट करती है बल्कि यानी कह लो नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया है उसको भी एक्सक्रीट आउट। लेकिन जिन मछलियों में ये इश्यू रहता है कि उनकी बॉडी में से इतना सॉल्ट एक्सक्रीट आउट हो जाता है कि उनकी बॉडी का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक हो जाता है, तो वो क्या करती हैं कि जो यूरिया उनकी बॉडी के अंदर बनता है वो यूरिया जो होता है वो उसको अपनी बॉडी में रिटेन कर लेते हैं, अपनी बॉडी से बाहर नहीं जाने देते। उससे क्या होता है कि जो यूरिया होता है वो साल्ट का काम करता है, यानी उसकी बॉडी में सल्यूट का काम करता है और साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और उतनी ही हो जाती है जितनी उसके बाहर है। अब इश्यू ये है कि ये उसका प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गया कि उसने अपने अंदर यूरिया को रिटेन कर लिया, पर ये जो यूरिया है ये उसकी बॉडी के लिए इंतहाई ज़्यादा टॉक्सिक है और इसकी उसके बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाएंगे इस यूरिया की वजह। तो वो क्या करेगा, अब इसके यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट से बचने के लिए एक कंपाउंड होता है जिसको ट्राईमिथाइलामीन कहते हैं, ट्राईमिथाइलामीन ऑक्साइड, ट्राईमिथाइलामीन ऑक्साइड। ट्राईमिथाइलामीन ऑक्साइड को यूरिया के इर्द गिर्द कोट कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो यूरिया का जो बैड इफेक्ट होता है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है, वो खत्म हो जाता है ट्राईमिथाइलामीन ऑक्साइड। अब ये तो होगी यानी
कार्टिलेजिनस फिश की बात। अब समुद्र के अंदर सिर्फ कार्टिलेजिनस फिश नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो बोनी फिशेज होती हैं, कार्टिलेजिनस फिश के अलावा बोनी फिश होती है। बोनी फिश का मतलब होता है ऐसी मछलियाँ जिनके अंदर स्केलेटन होता है और हार्ड स्केलेटन होता है, हड्डियों की सूरत में जो यानी इनके अंदर ऐसी जो बोनी फिश है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये फर्ज करें एक बोनी फिश है और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये फिश जो हैं ये दरअसल फ्रेश वाटर की डिसेंडेंट है, यानी इनकी आबाओ अजदाद कौन सी हैं? फ्रेश वाटर फिश, यानी कि जो दरियाओं में, जो झीलों में, लेक्स में होती हैं मछलियाँ, वो उनकी औलाद कहा जाता है। क्यों कहा यह जाता है कि ज़मीन के ऊपर जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, फ्लडिंग हुई, एक ज़माना था, तो इतनी ज़्यादा बारिशें हुई, इतनी फ्लडिंग हुई कि जो बारिशों का पानी था वो सब कुछ बहा के समुद्र में चला गया और जो मछलियाँ थी ज़ाहिर वो भी उसके साथ ही समुद्र में गई। अब जो मछलियाँ वहाँ पे गई हैं ये कहाँ से गई हैं? फ्रेश वाटर। और कहाँ पे गई हैं? मैरीन वाटर में, यानी फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में मुंतकिल हो गई। इनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, पहला जो फ्रेश वाटर था अब हो गया मैरीन, यानी इनके इर्द गिर्द साल्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये उस साल्ट से निपटने के लिए ये मछलियाँ क्या करती हैं? ये मछलियाँ क्या करती हैं कि मुसलसल पानी पीती हैं, मुसलसल पानी पीती हैं। जबकि अब जो फ्रेश वाटर की मछलियाँ होती हैं ये पानी नहीं इतना पीती, लेकिन जो ये जो बोनी फिश हैं समुद्र के अंदर ये बहुत ही पानी पीती हैं और पानी पीती हैं और पेशाब खारिज करती जाती है, यूरिन खारिज करती है, कंसंट्रेटेड यूरिन खारिज करती है। कंसंट्रेटेड यानी कि कंसंट्रेटेड का मतलब जिसके अंदर बहुत सारा साल्ट, यानी पानी पीती रहती हैं, साल्ट खारिज करती रहती हैं थ्रू दी यूरिन। ये इनके अंदर अडॉप्टेशन है, यानी और इसके अलावा ये अपने गिल्स के जरिए से भी जो है जो पानी ये पीती हैं इनमें से अक्सर पानी जो होता है वो गिल्स के जरिए से भी बाहर, उसके जरिए से भी साल्ट को बाहर निकालती जाती है। तो ये था मैरीन एनवायरनमेंट में किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी बॉडी का साल्ट और वाटर मेंटेन करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रेश वाटर कहते किसको? फ्रेश वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जिसके अंदर लेस साल्ट, यानी साल्ट की मिकदार बहुत ही कम हो, उसको फ्रेश वाटर है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स हैं और इसके अलावा कैनाल्स, ये सारा जो होता है और पॉन्ड्स हैं, ये जो तालाब होते हैं इनमें जो पानी होता है इसमें साल्ट बहुत कम होते हैं और इसको फ्रेश वाटर कहते हैं। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये यानी ये फर्ज करें फ्रेश वाटर बॉडी है और इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म का नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम के अलावा अमीबा है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे होते हैं यूनिसेलुलर, ये फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स है जिसमें पैरामीशियम, अमीबा, ठीक है। ये पैरामीशियम है और पैरामीशियम जो है ये भी एक यूनिसेलुलर एक प्रोटोजोन है। तो इसको भी वही प्रॉब्लम होता है, कौन सा, कि इसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक और जो इसकी बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक। तो क्या होता है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम ग्रेटर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर, यानी पानी जो है वो बाहर से उसकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है। अब इस पानी से वो कैसे निपटते हैं? इसके लिए उनके पास जो स्ट्रेटजी होती है वो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूम। कंट्रैक्टाइल वैक्यूम। अब ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूम है ये क्या करते हैं? ये देखिए, ये इस ऑर्गेनिज्म का जो गलट है यानी कि इसका मुंह है,
जो इसका मुंह, और इसके एंड पर यहाँ पे एक वैक्यूल होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये क्या करता है, ये जितना इसके अंदर एक्सेस पानी होता है इसकी बॉडी के अंदर, ये एब्जॉर्ब करता रहता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये बड़ा हो जाता है, जैसे फूल जाता है, तो उसके बाद क्या करता है, एकदम से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है पानी इसकी बॉडी से इस तरह से निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी बार बार ये फूलता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है पानी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये जो ऑर्गेनिज्म जल्दी जल्दी पानी खारिज करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से, तो अक्सर ये होता है कि इनकी बॉडी के अंदर पानी की साल्ट की कमी हो जाती है। तो उस साल्ट को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, ये ऐसा फूड खाते हैं जिसके अंदर साल्ट ज़्यादा हो, यानी छोटे छोटे प्लांट्स जो फ्रेश वाटर में होते हैं, या छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन, यानी जो छोटे छोटे जो कह लें कि प्लांट्स, और छोटे छोटे जो ज़ूओप्लैंक्टन, छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं, और उनसे इनकी बॉडी के अंदर साल्ट जो है वो काफ़ी हद तक पूरा रहता है। और इसके अलावा ये इनके अंदर ये भी अहलियत होती है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से बाहर से साल्ट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्या होता है, खुश्की पर रहने वाले जानवर, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट यानी कि जमीन पर, खुश्की के ऊपर रहने वाले जो जानवर हैं उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और इस एनवायरनमेंट, अब इस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म का प्रॉब्लम क्या है, इस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म का प्रॉब्लम यह है कि उनको पानी की कमी का सामना रहता है, क्योंकि पानी जैसे मुसलसल हमारी बॉडी से पसीने की सूरत में निकलता रहता है, अवेपोरेट होता रहता है, बॉडी से अवेपोरेट होता है, और पानी की कमी का सामना। तो इसके लिए उनके पास मुख्तलिफ किस्म के यानी अडॉप्टेशन हैं जिनकी वजह से वो अपने बॉडी पे पानी की कमी को पूरा करते। नंबर 1 कि ये दे ड्रिंक वाटर फ्रीक्वेंटली, ड्रिंक वाटर फ्रीक्वेंटली, यानी ये ऑर्गेनिज्म जो हैं बार बार पानी पीते रहते हैं, जब भी उनको पानी मिलता है ये पानी पीते रहते हैं। नंबर 1। दूसरा है दे ईट मॉइस्ट फूड, यानी वो ऐसा फूड खाते हैं जिसके अंदर पानी की अच्छी खासी मिकदार होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा ये जो मवेशी, घोड़ा, गाय, भैंस, ये चारा खाते हैं, और ये जो पट्ठे खाते हैं चारा, उनके अंदर बहुत सारा पानी होता है जिससे उनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं रहती। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी जो है वो मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन होती है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है जो जिसको हम कैंगरू रैट कहते हैं, कैंगरू रैट। ये कैंगरू नहीं है भाई, ये चूहा, एक रैट है जो कि यानी जो कहते हैं कि इसमें अमूमन जो सहराओं में होता है, ये डेजर्ट में, तो उसमें क्या होता है कि ये जो कैंगरू रैट है इसको पानी बहुत कम मिलता है, तो ये क्या करता है कि जो डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके सीड को खाता है, बीज, सीड। वो सीड जो खाता है उसके अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन सीड्स के अंदर, यानी ये सीड्स खाता है, सीड्स के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जब उसकी बॉडी के में जाते हैं तो इनकी रेस्पिरेशन, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। जैसे कि आप पढ़ भी चुके हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये कार्बोहाइड्रेट, और इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। ये आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन की
एक इक्वेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन की, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारा पानी पैदा होता है और ये जो कैंक्रूडेंट है जब ये सीड खाता है तो सीड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म से यानी इसकी ऑक्सीडेशन से जो पानी हासिल होता है वो इसी से अपना गुजारा करता है, ठीक है। इसी तरह से जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी एक और बड़ी खसूसियत है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये इनकी खसूसियत ये है एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस, एनहाइड्रोबायोसिस। एन का मतलब होता है नो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, बायोसिस का मतलब होता है लाइफ, यानी कि लाइफ विदाउट वाटर। ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की एक बहुत बड़ी खसूसियत है कि दे कैन लिव देयर लाइफ विदाउट वाटर, यानी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये यानी बहुत लंबे अरसे तक पानी ना पी के भी अपनी लाइफ गुजारा कर सकते हैं। यानी जैसे ऊंट है, कैमल है, इट कैन लिव अप टू 20 डेज, 20 डेज यानी ये पानी पीने के बगैर। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कई कई दिन पानी नहीं पीते और अपना जिंदा रहते हैं। उनकी इस खसूसियत को एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के the terrestrial organism has a capability to sustain their life without water for a longer period of time and it is called anhydrobiosis, ठीक है। तो ये था यानी कहने के ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स और होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो को अच्छी लगे तो आप कमेंट भी किया करें और जैसे मैं कहता हूँ इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि जितने वीडियोस आ रहे हैं अब ये सीक्वेंस वाइज बन रहे हैं तो आपको वीडियो खुद ब खुद मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू।